फिर से एक माइंड मैप सेशन आपके लिए ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी बेसिकली जब कोई आपसे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछता है तो वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करके जीएक्स मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि sin x का इंटीग्रल cos x होगा, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। 6 और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो आपके सामने हैं, इसमें से कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर कभी ऐसा आ जाए जिसमें दोनों के दोनों फंक्शंस इंटीग्रेबल हो और दोनों एक ही टाइप के हों, तब हम कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड लेंगे, यह डिपेंड करता है। फिर दो क्लासिक इंटीग्रल्स हैं, हो ना हो जिसे हम कहते हैं, कहीं वो ना हो। बाकी आप जितना इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने नए नए प्रॉब्लम्स करेंगे, उतना ही चैप्टर आपका बेहतर होता चला जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। एंड आज फिर से एक माइंड मैप सेशन आपके लिए ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ फिर से आपके सामने रखने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और जल्दी से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपके माइंड पर मैप। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, इट इज एंटी डिफरेंशिएशन, रादर आई शुड से इट इज एंटी डिफरेंशिएशन। यानी कि दैट इज इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या था? रिवर्स प्रोसेस था, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऑफ डिफरेंशिएशन इट इज द रिवर्स प्रोसेस। जैसे कि अगर हम कहें कि डी बाई डी एक्स करके ऑफ एफ एक्स, हमारे पास gx आता है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि हम gx का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। वी विल हैव fx। सो इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर fx को डिफरेंशिएट करके gx आता है, gx को इंटीग्रेट करके fx आएगा। यानी बेसिकली जब कोई आपसे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछता है तो वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट करके gx मिला था। यहां पर हम साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c और लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपने देखा fx का डेरिवेटिव कितना है? gx। fx प्लस 1 का डेरिवेटिव भी gx होगा, fx प्लस 2 का डेरिवेटिव भी gx होगा, fx प्लस रूट 3 का डेरिवेटिव भी gx होगा। यानी कुल मिलाकर जो gx है वो fx या fx प्लस 1 या fx प्लस 2 या fx प्लस रूट 3, fx प्लस रूट 5, इन सबको डिफरेंशिएट करके, fx माइनस रूट 5, इन सबको डिफरेंशिएट करके भी मिल सकता है। इसलिए gx का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो एक यूनिक फंक्शन नहीं हो सकता, इट विल बी अ इनफाइनाइटली मेनी सेट ऑफ फंक्शंस, जो कैसे मिलेंगे? fx में कुछ कांस्टेंट जोड़कर। So this is called as constant of integration। यहां पर जो gx है, this is called as integrand, and this is called variable of integration। This is variable of integration। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यह क्या कहलाएगा पूरा का पूरा? दिस इज इंटीग्रल ऑफ gx। This is the integral of gx with respect to x। कई बार इसको दूसरे नाम से प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्रिमिटिव ऑफ, दिस इज द प्रिमिटिव ऑफ gx, प्रिमिटिव। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव ऑफ gx और द इंटीग्रल ऑफ gx। यहां पर यह चीज याद रहे, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यह आपको यह बताता है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके gx मिला हो। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रल ऑफ x dt, तो ये हो जाएगा x t प्लस c, एक्स टी प्लस सी। क्यों? ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x आएगा? तो इट विल बी एक्स टी, तो एक्स टी प्लस सी। तो ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यह आना चाहिए।
तो ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इट इज एन इंपॉर्टेंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और वहीं अगर मैं x dx पूछूं तो आप डेफिनेटली ये कहोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर देखा जाए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो एक चीज याद रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल of a function denotes a family of curves. It denotes a family of curves with the property that the derivative at x equal to alpha for all members for all members is same। at x equal to alpha का मतलब at any vertical line at with the property that the derivative for all members of derivative at with the property that is same, derivative at x is equal to x1 where x1 में भी any number, ठीक है, उन सब के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे इंटीग्रल की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ द इंटीग्रल ऑफ if I talk about the integral of say y is equal to integral of x dx, है ना, y equal to integral of x dx या 2x कर दूं, सपोज इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा सर? ये एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ व्हाट डज दिस डिनोट? दिस डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। इट इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ये क्या बन जाएगा? फैमिली ऑफ पैराबोलाज बन जाएगा, जो कि सब के सब, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा, c की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा, c की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पैराबोलाज का एक आपको फैमिली दिखाई देगा। यू विल हैव अ पैराबोला की एक फैमिली बन जाएगी, है ना। दिस इज अनदर, ऐसे c इक्वल टू 2, फिर c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2। तो यहां पर आप देखेंगे, आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, से x इक्वल टू x1, तो इस लाइन पर हर मेंबर पर जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी सेम, दैट इज व्हाट इट सेज। ऐसा क्यों होगा वह भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या मिलता है इससे हमें मिलता है एक फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल गिव्स यू अ फैमिली ऑफ कर्व्स। आप देख रहे हैं सारी की सारी जो टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। At x equal to x1 you will find that all the tangents to the curves are parallel to each other. They will be all parallel to each other. और ये x equal to x1 हो गया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप कहेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx y equal to it is gx plus c, then you can say that y is equal to gx plus c जो इंटीग्रल करके आया, अगर मैं इसमें dy by dx निकालूं तो dy by dx will be equal to g dash of x and g dash of x will be nothing but fx. So dy by dx at x equal to x1 will always be equal to fx1 irrespective of what c is. यानी c चाहे कुछ भी हो, हर पॉइंट हर मेंबर पर जो dy by dx की वैल्यू है x equal to x1 will be same and that will be equal to fx1. तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
और यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख ही देता हूं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर जी एक्स प्लस सी है, देन दिस इंप्लाइज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। रिमेंबर दिस थिंग, ये कई जगह यूज भी होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो ये है x की पावर n का डेरिवेटिव इंटीग्रल इज x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बस n माइनस वन नहीं होना चाहिए। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस सी, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि साइन x का इंटीग्रल cos x होगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x। इसी तरह से cos x का इंटीग्रल क्या है, साइन x है, 1 अपॉन x का ln mod x, नोट द mod, ln mod x, a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का sec x, cosec x cot का माइनस cosec x, cosec स्क्वायर का माइनस cot, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज 10 मैंने आपके सामने रख रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए और ऑब्वियसली बातें याद भी होंगे। फिर उसके बाद आते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन में, अगर यहाँ माइनस आया तो इसका tan इनवर्स ऑफ एक्स और इसका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, यहां पर रूट नहीं आएगा, यहां दिस इज विदाउट रूट, इट इज जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। और इसी तरह से इसका इंटीग्रल रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, इट इज माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स, एंड इसी तरह से माइनस डी एक्स अपॉन एक्स मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कोसेक एक्स। तो ये इंटीग्रल कोसेक इनवर्स एक्स, इट इज कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां एक दो चीजें और याद रखिएगा, अगर हम पूछ लें आपसे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो यू शुड रिमेंबर दिस, कम से कम ये दो चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। So these are two more important formulas. ये सब कहां से आए, ये सब क्लास में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंटीग्रेशन के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, इंटीग्रल स्प्लिट हो जाता है ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फाइनाइट एडिशन एंड फाइनाइट सब्ट्रैक्शन, यानी आपके पास अगर यहां पर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 12 15 n, तो इंटीग्रेशन सब में स्प्लिट होता चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस इंटीग्रल ऑफ f2, इंटीग्रल ऑफ f1 माइनस इंटीग्रल ऑफ f2। अगला कि अगर आपने किसी इंटीग्रैंड को a से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो वो कांस्टेंट कहां आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ fx अगर 5x प्लस c है, तो इंटीग्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर fx का इंटीग्रल कितना है, 5x प्लस c है, इफ द इंटीग्रल ऑफ fx इज 5x प्लस c, then what do we have, integral of f of ax plus b will be phi of ax plus b divided by the coefficient of x। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x प्लस 3, हमें पता है इंटीग्रल की e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x, तो इट विल बी e की पावर 2x प्लस 3, क्योंकि लीनियर ऑफ x, यानी कहने का मतलब है अगर fx का इंटीग्रल phi x है, तो f ऑफ लीनियर ऑफ x का इंटीग्रल भी phi ऑफ लीनियर ऑफ x हो जाएगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज अ स्मॉल चेंज दैट यू विल हैव। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3 माइनस या कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, कॉस x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c। तो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू थर्ड। फिर फोर्थ, अगर fx का डेरिवेटिव, अगर fx का डेरिवेटिव इंटीग्रल का डेरिवेटिव किया जाए तो वापस क्या आ जाएगा, आंसर fx ही आ जाएगा। दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी।
ठीक है, बल्कि ये फोर्थ, ये नीचे वाली फोर्थ होनी चाहिए, तो दिस इज द फोर्थ वन। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपने इसको डिफरेंशिएट, पहले इंटीग्रेट किया और फिर डिफरेंशिएट किया, देन द आंसर विल बी एफ एक्स प्लस सी, दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, एफ एक्स प्लस सी कुछ ऐसा ही है जैसे कि पहले आपने डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट किया तो एंटी डेरिवेटिव हो गया, तो अल्टीमेटली यू गेट बैक द सेम फंक्शन विद अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट दो लविंग इंटीग्रल्स जो आपको मालूम होने चाहिए, एक तो ये है 1/a² - x², क्लास 12 में जरूर पढ़ते हैं, पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां जो लिखा है 1/a² - x², 1/2a a + x a - x, और इसी तरह से दूसरा इंटीग्रल जो आपको मालूम होना चाहिए वो था a² x² - a², इट इज 1/2a, 1/2a और ln ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a प्लस c। तो ये दो इंपॉर्टेंट लविंग इंटीग्रल्स हैं, ये बार बार यूज होते रहते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा फॉर्मूला इंटेंसिव है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर को अच्छे से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये अब अगले इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। तो अगला जो इंटीग्रल है वो है 1/ax + b अपॉन cx + d, और इनकी पावर्स क्या हो, m और n, और दोनों का सम कितना हो, 2 हो। तो 1/ax + b to the power n into cx + d to the power m dx, और दोनों का सम कितना है, m + n का 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/ax + b की पावर n into cx + d की पावर 2 - n, ऐसे लिख देंगे। और जैसे हमने इसे लिखा, ये हो गया 1/ax + b अपॉन cx + d टू द पावर n, और साथ में cx + d टू द पावर 2 dx, और फिर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, क्या हम पुट कर देंगे ax + b अपॉन cx + d को, पुट इट इक्वल टू t एंड प्रोसीड। दैट इज हाउ यू कैन डू दिस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर बताइएगा, इंटीग्रल dx ओवर 2x + 3 टू द पावर 7/4 और x - 2 टू द पावर 1/4। फाइंड आउट द इंटीग्रल फॉर दिस, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ये पावर 7/4 है, ठीक है, सो दिस टू द पावर 7/4 एंड दिस, इसका इंटीग्रल आप बताइएगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन हमने देख ही लिया कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं सब्स्टिट्यूशन करते क्या है। कि मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल है fx dx, ये इंटीग्रल है, और आप इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं x को से gz, कुछ फंक्शन ऑफ z या फंक्शन ऑफ t। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप dx/dz निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा g'(z), और यहां से अगर देखा जाए तो di/dx कितना आता है सर, di/dx आ जाता है fx। फिर यहां से मैं चेन रूल से di/dz लिखता हूं, कैसे, बाय चेन रूल आई कैन राइट दिस एज di/dx into dx/dz into dx/dz, and di/dz becomes fx into dx/dz is g'(z). उसका मतलब क्या हुआ, i का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज दिस, तो इसका इंटीग्रल f of x g'(x) z विद रिस्पेक्ट टू z विल बी बैक अगेन i। तो कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, x की क्या रखा था हमने, gz, तो f of gz into g'(z) into dz। तो इफ यू पुट इन x एज gz, देन जहां जहां x था फंक्शन में इंटीग्रैंड में, वहां वहां gz हो जाएगा, और वह साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा g'(z) into dz से। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। फिर यहां कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके सामने रखे हैं, tan x का इंटीग्रल माइनस ln cos x mod cos x या फिर ln sec x, cot का इंटीग्रल cot
ln sin x sec x का ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, या फिर ln ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। यह भी यूज होता है और वह भी यूज होता है। कोसेक का इंटीग्रल कोसेक x माइनस कॉट x, या फिर ln tan x बाई 2। कई बार यह यूज होता है, कई बार यह भी यूज हो जाता है। अभी मेनली इसमें फॉर्मूलाज हैं, जितने फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होंगे, याद होंगे, उतना बेटर होगा आपके लिए। तो अब 6 और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो आपके सामने हैं, इसमें से कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखने में कोई बुराई नहीं है, ताकि इसे बार बार देखकर हमें कम से कम फॉर्मूलाज तो याद हो जाएं, और कुछ कंफ्यूजिंग प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छे से उनके बीच का डिफरेंस पता हो और आप सही जगह पर सही फॉर्मूला लगा पाएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो तो ये होता है ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स एंड दिस इज प्लस सी। तो यहां प्लस में प्लस, माइनस में माइनस आता है। ये तो थे विद रूट्स। अगर ये विदाउट रूट आ जाए तो इसका इंटीग्रल हो जाता है हाफ ए 1/2 ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अभी हम पीछे देख कर आए हैं टू लविंग इंटीग्रल्स में। और इसी तरीके से अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, जो कि यहां लिख रखा है, इट इज 1/2a इंटू ln ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो जाता है इसका इंटीग्रल। और कैसे हो जाता है वो यहां मैंने आपको करके भी दिखा रखा है। आप इसमें ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई कर दो और जो 2a को लिख दो a माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, सेपरेट कर दोगे तो आपके पास इंटीग्रल ये आ जाएगा जो लिखा हुआ है। फिर अगर रूट आ जाए तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, और इसमें कंडीशन क्या थी, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये लविंग इंटीग्रल्स हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि प्रोफाइल लगभग विद रूट विदाउट रूट वाली है, तो थोड़ा सा यहां संभल कर रहें, इन सारे फॉर्मूलास को अच्छे से मेमोराइज करें और देखें कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है। फिर आते हैं इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, यानी कि कभी इस तरह के इंटीग्रल्स आ जाएं अगर आपके सामने, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इन दोनों ही सूरत में आपको करना क्या है, जो न्यूमरेटर है उसको पुट करना है a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस अ कांस्टेंट b, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x and constant terms on both sides, constant terms on both sides, we get a and b, we get a and b, और फिर हम ये वैल्यू को इंटीग्रल में पुट कर देंगे, सेपरेट करेंगे एंड वी विल हैव द इंटीग्रल, यस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी ऐसा हो, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को रख देंगे a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b, और फिर जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करके लिखेंगे आएगा a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b, और कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो a तो आ गया 1 और यहां से b की वैल्यू आ गई 2, so a comes out to be 1, b comes out to be 2. Now you can write this integral as integral 2x plus 1 upon root of x square plus x plus 1 dx, और प्लस 2 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t रखेंगे, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना। इस वाले में क्या कर देंगे, इसमें हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, बेटर रहेगा वी पुट इन t स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 dx बिकम्स 2t dt। तो यहां पर ऊपर बन जाएगा 2t dt, नीचे आ जाएगा t, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और यहां क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट दिस। सो दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, चाहे रूट क्वाड्रेटिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसा इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको u इंटू v, ये दो इंटीग्रल हैं, दो फंक्शंस हैं,
प्रोडक्ट है, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इसी तरह से प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। दैट इज हाउ इट गोज। यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। यानी अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 1 इनटू फंक्शन 2 dx, so that is फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ f1, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, और फिर जो आया इस पूरे का इंटीग्रल। दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम आईबीपी भी कह देते हैं, और इसमें हम मोस्टली रूल फॉलो करते हैं आईलेट। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और इसमें जो अल्फाबेट इधर से पहले आता है वी टेक दैट एज फर्स्ट फंक्शन, जो अल्फाबेट यहां से चलने पर पहले आता है वी टेक एज दैट एज फर्स्ट फंक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी लिखा हो एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स, तो जैसे हम इधर से चलेंगे सबसे पहला वर्ड आता है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, एंड देन वी विल इंटीग्रेट देम बाय पार्ट्स। अगर कभी आ जाए x e टू द पावर x, तो यहां से इधर चलेंगे, सबसे पहले क्या आएगा एल्जेब्रिक, सो विल टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेट इट। सो दैट इज हाउ वी मूव। फिर अगर कभी ऐसा फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए ln x आ जाए, अब इसका इंटीग्रल तो हमें पता ही नहीं है, और यहां तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी नहीं है, तो हम यहां पर अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई में क्या लिख लेते हैं, 1 लगा देते हैं, और फिर इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन ln x को, और इस 1 को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, एंड देन वी इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। यानी कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल करना आसान नहीं हो, तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन और उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर कभी ऐसा आ जाए जिसमें दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे हों, दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे इंटीग्रेबल हों और दोनों एक ही टाइप के हों, तब हम कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड लेंगे, यह डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रल मान लीजिए लिखा है साइन एक्स इंटू, या अगर मैं कहूं कि इंटीग्रल जैसे कि अगर हम कह दें कि यहां लिखा है साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सपोज इस तरह का फंक्शन हो। ठीक है, तो आप इसमें अपनी मर्जी से जिसका इंटीग्रल आपको आसान लगता है उसको आप सेकंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रल आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए। जैसे यहां पर अगर वैसे तो मैं सिंप्लीफाई करके भी कर सकता हूं, है ना, tan x इंटू सेक एक्स लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे बाय पार्ट्स भी करना चाहूं तो भी कर सकता हूं। आई टेक दिस एज सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल मुझे आसान लग रहा है, इसका इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल लगता है, तो क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, और इनटू tan x dx। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो फंक्शंस एक टाइप के हों और आपको ये समझ ना आ रहा हो किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको जिसका इंटीग्रल आसान लगे उसको आप ले लीजिए सेकंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस। तो यहां कुछ अहम बातें लिखी हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, जैसे ln x है, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स tan इनवर्स, तो मैंने बता दिया आप क्या करेंगे, वी टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन एंड द रिमेनिंग फंक्शन इज टेकन एज सेकंड फंक्शन। कहने का मतलब है जैसे x tan इनवर्स ऑफ x है या सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ln x है, ln x को आपने क्या ले लिया, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो जो बचा क्या 1, तो आप उसे क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे।
यू विल टेक इट एज सेकेंड फंक्शन। जैसे कि यहां पे लिखा x tan इनवर्स ऑफ x, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां तो नेचुरल चॉइस से फर्स्ट फंक्शन लेना ही पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। यानी जो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, जिनका इंटीग्रल हम आसानी से नहीं पता लगा सकते, उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन ले लेना चाहिए। अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है तो यूनिटी ले लेना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 into लिखकर इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन नाउ, यहां तक तो क्लियर हुआ। और थर्ड वाला पॉइंट है, अगर इफ बोथ द फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन द फर्स्ट फंक्शन इज चोजन इन सच अ वे दैट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑब्टेन्ड अंडर इंटीग्रल साइन इज इजीली इंटीग्रेबल। यूजुअली द फॉलोइंग ऑर्डर इज फॉलोड। जैसा मैंने आपको बताया, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, यही यहां लिखा हुआ है, दैट इज वी फॉलो द आइलेट रूल। ठीक है, हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? आइलेट रूल फॉलो करते हैं। और साथ साथ मैंने आपको यहां पर एक चीज और बता दी, वो क्या? वो मैंने आपको बताया कि भाई अगर दोनों सेम ही नेचर के और आपको समझ ना आ रहा हो तो अल्टीमेटली आप उसको फर्स्ट फंक्शन ले लें जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, और उसको सेकेंड ले लें जिसका इंटीग्रेशन करना आपको आसान लग रहा हो। ठीक है, इस चैप्टर में फॉर्मूला ज्यादा है। अब अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सम और रिलेविंग इंटीग्रल्स। अगर ये रूट्स ऊपर आ जाए तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इट इज x/2 इंटू दिस, और अगर ये नीचे होता तो सोचो इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। इसी तरह इसका इंटीग्रल x/2 इंटू ए और प्लस 1/2a, अगर ये नीचे होता है इसका इंटीग्रल क्या होता है? ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रहा है ना, मॉड भी आएगा साथ में, तो यू पुट इन अ मॉड हियर। और इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 1x/2 इंटू दिस, और अगर ये नीचे होता तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज हियर। तो दिस इज इट। तो ये चीज याद रखिएगा कि कैसे मतलब तरीका बताया मैंने आपको याद रखने का। फिर दो क्लासिक इंटीग्रल्स हैं, हो ना हो, जिसे हम कहते हैं, कहीं वो ना हो। अगर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा है तो उसका इंटीग्रल हो जाता है e की पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रल हो जाता है एफ एक्स एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर e की पावर x, मान लीजिए tan x और प्लस सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल, इसका ये एफ एक्स है और यह है हमारा एफ डैश एक्स है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल हम सीधा सीधा लिख सकते हैं e की पावर x tan x प्लस सी। मुझे उम्मीद है आपको इसका प्रूफ वगैरह भी पता होगा, क्लास में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से कहीं हो ना हो, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा है tan x on प्लस x sec square x, then you can straight away write down the integral as x tan x plus c, so that would be the integral of this। ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये दो क्लासिक इंटीग्रल्स हैं, इनके ऊपर जेईई मेंस में सवाल आए हैं। ठीक है, यू हैव अ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आस्क्ड फ्रॉम दीज टू प्रोफाइल्स इन जेईई मेंस, तो इसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहां यूज होता है? पहली चीज तो इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स में, जहां पर एफ एक्स और जी एक्स क्या हो? देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लीजिए दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, एफ एक्स कॉमा जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स, आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स। अब अगर दो बातें हो सकती हैं, पहला केस वन, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स is greater than equal to degree of gx, तो उस केस में आपको इसे डिवाइड कर देना चाहिए। then in that case you should divide it, यानी you should divide fx by gx, और ऊपर आपको लिख देना चाहिए कुछ क्वेश्चन जो आएगा, और फिर यहां पर आपको लिखना चाहिए जो रिमाइंडर आएगा। और फिर ये जो इंटीग्रल है fx अपॉन gx, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन gx। नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू इंटीग्रल क्यू एक्स
प्लस आर एक्स ओवर जी एक्स। तो इस तरह का आप अगर ऊपर डिग्री ज्यादा हो या डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो तो पहले डिवाइड कर लीजिए और फिर इस तरह से आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। अब दूसरा केस हो सकता है कि डिग्री नीचे ज्यादा हो, केस 2। तो केस 2 कैन बी degree of, if degree of fx is less than degree of gx, is less than degree gx, then in this case we follow partial fraction. इस केस में हम करने जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली यूज कहां होते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन यूज होते हैं जहां पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो एज कंपेयर्ड टू न्यूमरेटर, देयर वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कोई भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, यानी सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हो, कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो रहा हो, तो उस केस में आप देखें नीचे की डिग्री 3 है, ऊपर की डिग्री 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 91 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3 प्लस c अपॉन x माइनस 4, ऐसे लिख देंगे। और फिर जैसे आप एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 91 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 4, x प्लस 3 x माइनस 4, फिर प्लस b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4 और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3। नाउ यू नीड टू वैल्यूएट द, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना x माइनस 1, इसको सोचिए अगर ये 0 हो जाए तो x कितना रखेंगे? x को रख देंगे 1। तो एक बार x को 1 रख दीजिए, आपको a मिल जाएगा। फिर x को माइनस 3 रख दीजिए और फिर x को 4 रख दीजिए, एंड यहां से जैसे आप ये रखेंगे a मिल जाएगा, यहां से आपको b मिल जाएगा और यहां से आपको c मिल जाएगा। फिर ये a b c की वैल्यू यहां रखें और दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, यू गेट द इंटीग्रल। तो ये कब फॉलो करते हैं? जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। तो a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन द थर्ड फैक्टर, अगर चौथा फैक्टर भी होता तो d अपॉन द फोर्थ फैक्टर, अगर पांचवा फैक्टर भी होता तो e अपॉन द फिफ्थ फैक्टर। लेकिन शर्त क्या है कि सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर होने चाहिए और साथ में नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होने चाहिए, यानी नन ऑफ द फैक्टर्स शुड रिपीट, यानी किसी की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड रूल इज जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते हैं, देखो नीचे डिग्री कितनी है 4 और ऊपर डिग्री कितनी है 3, तो डेफिनेटली इट इज अ फिट केस फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। और इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। वी विल इंक्रीज द पावर ग्रेजुअली, यानी कि a अपॉन एक्स, फिर b अपॉन एक्स की अगली पावर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स क्यूब होता तो c अपॉन एक्स क्यूब भी आता। कब तक? 1 से लेकर ग्रेजुअली इंक्रीज करते चलेंगे जब तक ये पावर अचीव ना हो जाए। फिर प्लस c अपॉन अगले फैक्टर पर आ जाए x माइनस 2 प्लस d अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी इसी तरीके से, और फिर हम यहां क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, b के साथ आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और c के साथ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और d के साथ आ जाएगा x स्क्वायर। फिर हम एक बार x को 0 रखेंगे, यहां से जैसे 0 रखेंगे हमें b मिल जाएगा। फिर हम x को रखेंगे 2, जैसे हमने x को 2 रखा हमें d मिल जाएगा। अब जो बचा a और c के लिए हम क्या करेंगे? फॉर a और c, और a कॉमा c, या तो आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड्स, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप कोई और वैल्यू जो आप चाहें वो रख सकते हैं। तो फॉर a एंड c कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, और दूसरा काम पुट सम अदर वैल्यूज ऑफ
x, some other values of x on both sides. जैसे कि अगर हम चाहें तो x को 1 रख सकते हैं, x को चाहें तो -2 रख सकते हैं, तो वो वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट, यहां पर ABCD आ जाएगा, फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट द आंसर। अगर मान लीजिए इसी में अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से हो, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x², x + 1 की पावर 3 इंटू x - 2, सपोज इस तरह का कोई हो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें लीनियर भी है और रिपीटेड भी है। एक मैं लीनियर और लगा देता हूं, 3x + 4, तो क्या करना पड़ेगा सर, a/x, b/x², c/x + 1 प्लस d/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस e/x + 1 का होल क्यूब। बताया था कि पावर कब तक, जब तक मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस e/ के बाद f/x - 2 प्लस g/3x + 4 एंड देन यू विल टेक द एलसीएम एंड प्रोसीड। तो अगर इस तरह का कुछ इंटीग्रल का प्रॉब्लम हो तो आप उसे इस तरह से डील कर सकते हैं, जहां पर कुछ फैक्टर्स डिनोमिनेटर में लीनियर हैं, रिपीटेड हैं, और कुछ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी ये दोनों का क्या है, एक मिक्सचर है। इसी तरीके से अभी जो हमने देखा, ठीक है, यहां अब थर्ड रूल, अगर मेरे पास नीचे एक ऐसा फैक्टर आ जाए जो क्वाड्रेटिक हो और नॉन स्प्लिटेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स हो, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक, जब मैं कहता हूं नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक, इससे मतलब है नॉन स्प्लिटेबल इनटू रियल लीनियर फैक्टर्स, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, जैसे ये है, तो आप इस केस में क्या करेंगे, इन दिस केस यू विल राइट x/x - 1 इंटू x² + 4 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस जो ये नीचे क्वाड्रेटिक है bx² + 4, इसके लिए आप ऊपर लिख देंगे bx + c and then you will take the LCM and find the value of b and c and a and then proceed। जैसे कि अब एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लो अब आपके पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए विच इज x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x² + 4। तब हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, इसमें प्रोसीड करने के लिए हमें x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x² + 4 ये आ जाए तो हम इसे लिखेंगे a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x - 2 प्लस dx प्लस e अपॉन x² + 4। दैट इज हाउ यू विल राइट इट, ये लिख देंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c d and e by comparing the coefficients and putting some values of x on both the sides, और फिर हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर सर रिपीटिशन आ जाए तो क्या करेंगे, रिपीटिशन आ जाए क्वाड्रेटिक में तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कभी इस तरह का एक पार्शियल फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, अब मैं सबसे भयंकर वाला ले लेता हूं, एक 2x + 3 डिवाइडेड बाय नीचे हो x इंटू x - 1 का स्क्वायर इंटू x² + 1 का स्क्वायर। उसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक भी है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज a/x प्लस b/x - 1 प्लस c/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस d/x² dx प्लस e/x² + 1 प्लस f(x) प्लस g/x² + 1 का होल स्क्वायर। दैट इज हाउ यू कैन प्रोसीड। अब आप इसे ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। बस इसमें क्या याद रहेगा कि जो क्वाड्रेटिक है उसके न्यूमरेटर में जो आएगा हमेशा
एक लीनियर फैक्टर आएगा, जैसे dx प्लस ई आ गया, अगले वाले में हमने क्या लगाया, fx प्लस जी लगाया, इस तरह का फैक्टर आ जाएगा। ये बिल्कुल भी ना सोच लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो वो भी कर सकता है, उसका भी d लेस देन जीरो है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर कर ही देता हूं, मान लो ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट इट। तो ये हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो कब यूज होता है, फिर से याद दिला दूं, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर की डिग्री कम हो। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री कम है, तो उस केस में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। फिर एक काम की बात यह है कि अगर cos x प्लस साइन एक्स हो या cos x माइनस साइन एक्स हो न्यूमरेटर में, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो, a प्लस साइन टू एक्स या b प्लस साइन टू एक्स इसका फंक्शन हो, रूट में लगा हो या फंक्शन हो इसका, तब हम उस केस में क्या करते हैं कि cos x, कहने का मतलब है यहां लिखा है cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स इज लिविंग इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कंटेन्स दिस और दिस। कहने का मतलब अगर ऊपर cos x प्लस साइन एक्स हो या फिर cos x माइनस साइन एक्स हो, और नीचे एक फंक्शन हो किसका, वी हैव अ फंक्शन ऑफ साइन 2x, वी हैव सम फंक्शन ऑफ साइन 2x, देन इट इज अ गुड फॉर्म। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो ऊपर क्या है प्लस, ऊपर क्या है प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स लिखा है, मान लो ऊपर cos x प्लस साइन एक्स लिखा है ऊपर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही आप टी रखेंगे ऊपर बन जाएगा dt, और यहां से अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे 1 माइनस साइन 2x इसका स्क्वायर करके इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, तो यह फंक्शन आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। इसी तरीके से अगर ऊपर हो cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन एफ ऑफ साइन 2x, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे टी रखेंगे ऊपर dt बन जाएगा, और अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। तो दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, नीचे साइन 2x का कोई फंक्शन हो और ऊपर साइन x प्लस कॉस एक्स हो, cos x प्लस साइन एक्स हो, या फिर cos x माइनस साइन एक्स हो, तो दोनों को इस तरह से डील किया जा सकता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, however if cos x plus sin x or cos x minus sin x appear in the denominator and sin 2x appears in the numerator, then we have to manipulate things differently। तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर ऊपर तो आ जाए sin 2x और नीचे आ जाए sin x प्लस cos x dx, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ये तो नहीं चल सकता, यहां पर हम ऊपर अगर 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। नाउ दिस बिकम्स इंटीग्रल sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, नीचे है sin x प्लस cos x, फिर माइनस dx अपॉन sin x प्लस cos x। ये कैंसल आउट हो गया, तो आप देख सकते हैं दिस फैक्टर कैंसल्स आउट विद दिस, और ये इंटीग्रल आराम से हो जाएगा। ये बच गया ऊपर sin x प्लस cos x dx, और यह यहां पर अगर आप चाहें तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड दिस विल बिकम √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, जिसको हम कोसेक ऑफ x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और इंटीग्रल ऑफ कोसेक x से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा हो तो अब आपको थोड़ा मैनिपुलेशन को अलग तरीके से करना पड़ेगा।
तो आइए अब देखते हैं इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली जहां पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो डिनोमिनेटर में, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस, दे मे बी लीनियर इन साइन और कॉस। जैसे कि पहला टाइप 1, यह आपने क्लास 12 में भी पढ़े हैं, है ना, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जेई मेंस में भी इनका यूज कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे कि टाइप 1 में dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, साइन में क्वाड्रेटिक है या फिर कॉस में क्वाड्रेटिक है या फिर उन दोनों का मिक्स है या फिर उन दोनों का मिक्स है। तो और चाहो तो आप इसको एक ये भी हो सकता है, यू कैन हैव एन इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म आल्सो, dx ओवर इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। इन सभी इंटीग्रल्स में व्हाट यू डू, आप इसमें दोनों को ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यूं कहूं कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे tan का फंक्शन बन जाएगा, और जैसे ही आप tan x को t रखेंगे नीचे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा t में, और उस क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करिए और फिर जो लविंग इंटीग्रल्स थी 6 लविंग इंटीग्रल्स, उनकी मदद से आप इनका इंटीग्रल कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी प्रोसीड इन दिस। फिर अगला टाइप 2, जहां पर a प्लस बी साइन एक्स है, यानी साइन एक्स में लीनियर है या फिर कॉस एक्स में लीनियर है या फिर दोनों का मिक्स है, a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। इस तरह के इंटीग्रल्स में हम हाफ एंगल में चेंज करते हैं, हाफ एंगल में साइन एक्स को और कॉस एक्स को। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो एक तो ये कर देते हैं अगर साइन एक्स है तो जहां पर, और जहां कॉस एक्स है वहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम इसको फिर से जो पुरानी फॉर्म थी लगभग उसी फॉर्म में यहां चेंज कर पाते हैं। यानी कि यहां यह चेंज हुआ तो ऊपर बन गया था सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया था, नीचे हमारे पास इस केस में आ गया था tan x में क्वाड्रेटिक। तो जब हम यहां ऐसा करेंगे, जैसे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर आप tan x बाई 2 को t रख देंगे और फिर से नीचे आप पाएंगे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन t बन जाएगा। उसको फिर आप लविंग इंटीग्रल्स की फॉर्म में की मदद से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रल, ये तो हमने देख लिया, हाँ, टाइप 3 इज a sin x प्लस b cos x प्लस c, यानी ऊपर भी लीनियर एक्सप्रेशन और नीचे भी लीनियर एक्सप्रेशन हो, साइन में और कॉस में। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इस केस में आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कोएफिशिएंट्स कैसे हैं सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे पुट कर, दोनों किस फॉर्म के हैं, दोनों सेम फॉर्म के हैं। तो इस मेथड का यूज सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि कहीं भी कर सकते हैं जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म सेम हो। मेरा मतलब फॉर्म सेम होने से यह है कि ऊपर भी साइन कॉस और कांस्टेंट है, नीचे भी साइन कॉस और कांस्टेंट है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस है, यानी डिनोमिनेटर की फॉर्म और न्यूमरेटर की फॉर्म कैसी है, सेम है। तो हम यहां पर इस तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, न्यूमरेटर को पुट करते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और फिर हम यहां a b और c की वैल्यू बाय कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, और फिर जैसे हम इसे इंटीग्रल में पुट करते हैं तो a टाइम्स डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, a का इंटीग्रल आ जाता है, और b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले को t पुट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा dt, और लास्ट में यहां कांस्टेंट अपॉन दिस, अब ये क्या बन गया, लीनियर इन साइन एंड कॉस, तो टाइप 2 बन गया, उसे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मैंने इस फॉर्म में आपको दो चीजें बताई, क्या बताई, एक तो अगर ऊपर लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस है, नीचे भी लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस है, तो आप उस केस में न्यूमरेटर को a टाइम्स द डिनोमिनेटर b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c रखकर a b c की वैल्यू कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं, और फिर वो वैल्यू निकालने के बाद जैसे ही आप इसको यहां पुट करेंगे तो पहला इंटीग्रल बन जाएगा a टाइम्स dx, दूसरा बन जाएगा b टाइम्स dt अपॉन t, और तीसरा बन जाएगा c अपॉन होल ऑफ दिस। और इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय चेंजिंग इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज टाइप 2। यह फॉर्म, तो पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि इस फॉर्म का हम यूज कभी भी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं बल्कि कहीं भी कर सकते हैं जब भी न्यूमरेटर की फॉर्म और डिनोमिनेटर की फॉर्म कैसी दिखाई दे, सेम दिखाई दे। एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रल 3 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x,
डिवाइडेड बाय 3e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस x। इस तरह के इंटीग्रल को भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। यानी हम यहां न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस c करके डील कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन e की पावर x माइनस साइन x माइनस कॉस x। इस तरह के इंटीग्रल को भी आप इस फॉर्म से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां तो समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म सेम है, तो हम डेफिनेटली इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां कैसे समझ में आ रहा है? यहां देखा जाए तो ऊपर लिखा है 0 इंटू ई की पावर x 1 इंटू साइन एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, तो डेफिनेटली फॉर्म सेम है। सर अगर हमें यहां आपने बता दिया कि हाँ फॉर्म सेम है, ऐसा समझ में आ गया कि 0 टाइम्स ई की पावर x है, 0 टाइम्स कॉस एक्स है और साथ में साइन एक्स लिखा हुआ है, तो फॉर्म सेम है। लेकिन कभी हम गलती से इस फॉर्म को ऐसी जगह लगा दें जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम प्रोफाइल के ना हो, तब क्या होगा? लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स एक इतना अच्छा एक लिविंग सब्जेक्ट मैं कहता हूं इसको, ये इतना अच्छा और लिविंग सब्जेक्ट है कि आपको खुद बता देगा कि भाई यहां पर जो तुम कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। कैसे? वो जो इक्वेशंस आएंगे आपके पास जिसमें आप कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट से जो रिलेशंस निकालेंगे और वहां से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं आएंगी अपने आप। तो कहने का मतलब है कभी भी अगर आप फंस रहे हो और आपको लग रहा हो कि फॉर्म सेम लग रही हो, तो आप ये फॉर्म लगाकर, आप ये जो टाइप हमने बताया ये टाइप लगाकर देखिए। अगर एबीसी की वैल्यूज आपको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, इट वर्क्स। अगर नहीं मिलती तो मेथड को छोड़कर आप फिर कुछ और नया सोचिए। तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज दिस फॉर्म। हम इस फॉर्म को कहां कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप जुड़वा भाई, इसे हम कहते हैं जुड़वा भाई। क्यों कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स। और दूसरा इंटीग्रल इसी तरीके से बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के। दैट इज व्हाट इट रिड्यूसेस टू। अब आप एक चीज अच्छे से समझिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, इट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछूं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी थॉट को, इसी ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए हम यहां नीचे स्क्वायर बनाते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। तो डेफिनेटली ये बन जाएगा k प्लस 2 और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस वाले केस में हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप क्या करेंगे? x माइनस 1 अपॉन एक्स को रख देंगे t, एंड देन यू विल प्रोसीड। और इस केस में x प्लस 1 अपॉन एक्स को आप t रख दें, एंड देन यू कैन प्रोसीड, क्योंकि ऊपर क्या बन जाएगा? dt, नीचे बन जाएगा t स्क्वायर इंटू k प्लस 2। अब ये लविंग इंटीग्रल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल कभी इस टाइप के आ जाए जहां ऊपर हो b प्लस a cos x, नीचे हो a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। यानी आप सिर्फ इतना देखें कि a और b एक तरीके से अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं? स्वैप कर रहे हैं। a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए आप इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स से, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस a कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और डिनोमिनेटर में जब आपने साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया a कोसेक एक्स और साथ में b कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर
एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही आप डिनोमिनेटर को टी रखेंगे, एज यू पुट इन द डिनोमिनेटर एज टी, ए कोसेक एक्स प्लस बी कॉट एक्स, इसको जैसे ही टी रखा तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट इजीली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ए कोसेक एक्स कॉट एक्स, और बी कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस बी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन यू कैन प्रोसीड इन द सिमिलर मैनर। नेक्स्ट प्रोफाइल का इंटीग्रल, जैसे इररेशनल फंक्शंस का इंटीग्रल अगर करना हो, यू हैव टू इंटीग्रेट इररेशनल फंक्शंस, जैसे कि टाइप 1 लीनियर रूट लीनियर। यहां पर हमारा मेन एम होता है रूट से फ्री होना, यानी रूट से निजात पाना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वाला क्वांटिटी उसे उठा के टी स्क्वायर रख देते हैं, वी पुट इट टी स्क्वायर, वी गेट द वैल्यू, वी गेट द इंटीग्रल। जैसे कि ये वाला सवाल है, अगर आप इसमें 4x प्लस 3 को कितना रख दें, टी स्क्वायर, देन यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जितने भी लीनियर रूट लीनियर वाले फंक्शंस हैं डिनोमिनेटर में, उसमें हम मेन हमारा फोकस होता है वी शुड गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। और वो कैसे मिलेगा, जो रूट के अंदर है उसे उठाकर टी स्क्वायर रख दें। अब ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक रूट लीनियर आ जाए, जो कि टाइप 2 में होगा, है ना, टाइप 2 या टाइप 3 में होगा। अगर आप देखें क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, अगर मैं टाइप 3 देख लूं पहले, टाइप 2 बाद में देखते हैं, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर आ जाए जैसे ये, तो इसमें भी मेन फोकस क्या होगा, इस रूट से टू गेट रिड ऑफ दिस रूट। तो क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर, जैसे यहां पर एक्स माइनस 2 को क्या रख देंगे, टी स्क्वायर। तो जब भी लीनियर रूट लीनियर आए या फिर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आए, तो आप उसमें क्या कर लें, आप उसमें जो लीनियर है उसको पुट कर दें टी स्क्वायर। तो लेट मी मेक दिस एज टाइप 2 बिकॉज इट विल बी इजियर टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये करेंगे भाई, एंड देन टाइप 3, तो लीनियर रूट लीनियर हो गया, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक रूट लीनियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप 3 इज लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, इज लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर बाहर हो और क्वाड्रेटिक अंदर हो, तब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए ए एक्स प्लस बी, जो बाहर लीनियर है उसे उठाकर 1/t रख दीजिए, एंड देन यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम विल बिकम इंटीग्रेबल इजीली, है ना। ए एक्स प्लस बी को उठा के कितना रख देंगे, 1/t, जैसे यहां पर x प्लस 1 को रख दीजिए 1/t, एंड देन फाइंड आउट द इंटीग्रल। तो जब भी लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आए तब ये करना चाहिए। अब टाइप 4 होगा जहां क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। अब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में कुछ केसेस बन सकते हैं। पहला केस, अगर क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहला केस ये कि अगर यह स्प्लिट हो जाए दो लीनियर फैक्टर्स में, ब्रेक्स अप इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रेक हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 में, ये ब्रेक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, ए अपॉन एक्स माइनस 2 लिख लेते हैं और बी अपॉन एक्स माइनस 1। Then we will find out the value of a and b. तो a x minus 1 और प्लस b x plus 1 है, सॉरी, है ना, प्लस b x minus 2। तो नाउ अब आप x को 2 रख दें। जैसे आप x को 2 रखेंगे, a की वैल्यू आ गई 1/3, और फिर आप x को रख देंगे -1। तो व्हेन यू पुट इन x एज -1, b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो आप यहां पर माइनस यहां रखेंगे 1/3, यहां -1/3, और फिर ये वैल्यूज रखने के बाद अब आप इसमें ये लीनियर रूट क्वाड्रेटिक बन गया। अब लीनियर रूट क्वाड्रेटिक टाइप 3, इसमें x माइनस 2 को 1/t रख देंगे एंड देन प्रोसीड। यहां पर फिर से ये लीनियर रूट क्वाड्रेटिक बन गया, यहां पर फिर से x प्लस 1 को 1/t रख देंगे एंड देन प्रोसीड, क्योंकि टाइप 3 में रिड्यूस हो गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, अगर ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर से इट बिकम्स lx प्लस m का होल स्क्वायर, यानी कि यह दो लीनियर फैक्टर्स डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में नहीं टूटता, बल्कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। नहीं, इसका d 0 है, तब उस केस में आप इसको lx प्लस m का होल स्क्वायर मान लो ये बन रहा है, तो lx प्लस m को फिर आप रख देंगे 1/t एंड देन यू विल प्रोसीड। केस 3 अगर इस तरह का हो क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस b प्लस px स्क्वायर प्लस r, यानी कि b यहां पर आप पाए कि b 0 है
और साथ में 0 है q, तो a स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी और पी एक्स स्क्वायर प्लस आर। तो इस केस में आप x को 1/t रखेंगे तो यहां से काम चल जाए। और कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी सक्सेसफुल हो जाते हैं इस केस में, जैसे कि आप इसमें x को tan थीटा वगैरह कुछ रख के ऐसा कुछ रखें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब भी आप इसमें काम चला सकते हैं। तो यह हो गई लास्ट फॉर्म जहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक रूट, क्वाड्रेटिक में 3 केसेस थे। अगर ये स्प्लिट हो जाता है 2 लीनियर फैक्टर्स में, देन यू कैन प्रोसीड लाइक दिस। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो lx प्लस m का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो आप lx प्लस m को 1/t रख सकते हैं। और लास्ट केस जहां पर कांस्टेंट जो लीनियर टर्म्स है उनकी कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तब ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, जहां पर आप x को 1/t रखकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। जाते जाते मैं यहां पर आपको एक इंटीग्रल और बताना चाहूंगा। कई बार इस तरह के इंटीग्रल्स भी आ जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रल ऐसा हो जाए कहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने जाते हैं दिस विल बी रियली टफ। तो उस केस में आपको करना क्या चाहिए, आप यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। तो जब भी क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर आ जाए तो इस तरह के इंटीग्रल्स को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा, आप x प्लस 1 को पुट, x प्लस हाफ को पुट कर दीजिए √3/2 tan थीटा, है ना। हाँ, √3/2 tan थीटा, देन यू कैन प्रोसीड। जैसे आपने इसको पुट किया √3/2 tan थीटा, नाउ यू कैन इजीली सी दैट जो हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा वो तो हो जाएगा √3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड द डिनोमिनेटर विल बी √3/2 का होल स्क्वायर कॉमन और sec स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो जब भी कभी भी ऐसा आ जाए जहां क्वाड्रेटिक का कैसा आ जाए, क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर आ जाए, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड विद दिस। इसी तरीके से एक और तरीका देखते हैं जिसे हम कहते हैं फोर्सिंग इंटीग्रैंड बाय पार्ट्स। कई जगह पर इसका यूज किया जाता है, खासकर मेनली पार्शियल फ्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए। इस प्रॉब्लम को जो आपके यहां पर दिख रही है, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन विल बी वेरी कंबरसम, वेरी लेंदी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां हम जो डिनोमिनेटर है x की पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर के कारण ही हमें दिक्कत हो रही है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो डेफिनेटली हम इसे आराम से इंटीग्रेट कर पाते। तो हमारा मेन एम होना चाहिए इस पावर को रिड्यूस करना। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डेरिवेटिव से, 4x³ है ना, यहां लगा देते हैं 1/4x³ इंटू 4x³ डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर dx, और इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। इसका इंटीग्रल 1/4x³ और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए ऊपर बन गया dt, नीचे t² -1/t, तो -1/x टू द पावर 4 - 1 ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल। फिर प्लस, फिर माइनस इंटीग्रल, अब इसका डेरिवेटिव 1/4 -3/4 x टू द पावर 4 इंटू -1/x टू द पावर 4 - 1 dx। ना अब आप देख रहे हैं जो दूसरा इंटीग्रल आपके सामने लिखा हुआ है उसमें जो पावर है वो रिड्यूस हो गई है। तो दिस बिकम्स -1/4x³ इंटू x टू द पावर 4 - 1, फिर प्लस नहीं माइनस 3/4 इंटू इंटीग्रल dx ओवर x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 - 1। दिस इज क्वाइट इजीली मैनेजेबल। अगर आप चाहें तो इस इंटीग्रल को आराम से मैनेज कर सकते हैं। न्यूमरेटर को लिख लीजिए x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 - 1 dx। फिर जैसे आप इसे स्प्लिट करेंगे ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4 - 1 dx, फिर -1/x
x टू द पावर 4 dx। अब इसका इंटीग्रल तो आराम से हो ही जाएगा। इसको आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को, सिर्फ इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड आप लिख सकते हैं इसे हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। तो इस प्रोसीजर को, जहां हम इंटीग्रैंड को जबरदस्ती क्या करते हैं, एक तरीके से बाय पार्ट्स करते हैं, इसको कहते हैं फोर्सिंग इंटीग्रैंड बाय पार्ट्स, फोर्सिंग इंटीग्रैंड बाय पार्ट्स। फोर्सिंग इंटीग्रैंड बाय पार्ट्स। बाकी आप जितना इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने नए नए प्रॉब्लम्स करेंगे, उतना ही चैप्टर आपका बेहतर होता चला जाएगा। इसमें थोड़ा PYQs और कुछ क्लास में जो भी टीचर ने प्रॉब्लम कराए हैं वो जरूर करके देखिएगा। दिस चैप्टर विल बी अ केक वॉक फॉर यू, और मैक्सिमम टाइम्स मतलब इससे प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो जेई एडवांस में बहुत कम पूछे जाते हैं। जेई मेंस में भी प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार पूछे जाते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर शिफ्ट में ही पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एक फाउंडेशन स्टोन की तरह है, किसके लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह के लिए, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेई एडवांस और मेंस भी पूछते हैं। तो बस अब जरूरत है कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की, एंड देन दिस चैप्टर विल बी मार्क्स गेनर फॉर यू। सो आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को, और इस चैप्टर को सॉलिडिफाई करके और बेहतर तरीके से करके जेई मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, अगर इसका सवाल आपको वहां दिखाई देता है तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।